हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गति के नियम पढ़ें। तो इससे पहले हम बल तथा बल से संबंधित और कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं इस अध्याय के। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गति के नियम। तो जो सर आइजैक न्यूटन हैं, इन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। तो गति के 3 नियम हैं जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। अब उन्हीं 3 नियमों को इस अध्याय में पढ़ना है, गति के नियम। तो जो पहला नियम है, प्रथम नियम, उसका नाम है जड़त्व का नियम, या एक और नाम है गैलीलियो का नियम। एक वैज्ञानिक है गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब इससे पहले वीडियो में हम जड़त्व के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां मैंने बताया था कि जड़त्व एक वस्तु का ऐसा गुण होता है जो उसके गति के परिवर्तन का विरोध करता है, वो जड़त्व होता है। तो वही जड़त्व पहले नियम में अप्लाई होता है। अब यहाँ पे बताया गया, तो प्रथम नियम के अनुसार ये बताया गया है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में बनी रहेगी, और यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी। जैसे कि मेज है, मेज पर किताब रखी, अगर हम किताब को ना धकेलें तो किताब जहाँ रखी है वहीं रखी रहेगी। वो क्या है, विरामावस्था में थी, विरामावस्था में ही रहेगी। गेंद भाग रही, अगर हम गेंद को नहीं रोकेंगे तो भागती रहेगी। तो वो क्या है, वो गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी। लेकिन जब उस पर हम बल लगाएंगे, जैसे गेंद को रोकेंगे या किताब को ढकेलेंगे, तो दोनों में हम बल लगाते हैं। तो जब बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, यानी भाग रहा गेंद तो रुक जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। किताब रखी है, गिर जाएगी या आगे बढ़ जाएगी, गति की अवस्था में। तो यही बताया गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यदि वह गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहती है, और यदि वह विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहती है। इसे ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। तो यहाँ पे बात है जड़त्व की, कोई वस्तु अपनी जगह पे फिक्स रहती है, अगर विराम में है तो विराम में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी। बस कंडीशन है कि बल न लगे, अगर बल लग जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अध्याय का नाम ही बल है। तो बल नियम में इधर उधर कर सकता है। तो ये जड़त्व का नियम हो गया, जिसका उदाहरण भी हमने बता ही दिया। अगर इनके और सारे उदाहरण देखना चाहें तो जैसे कि बस, अब बस में यात्रा करते, अब बस खड़ी है, अचानक जब बस चलती है तो जो यात्री बैठे होते हैं पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वहां पे जड़त्व होता है। चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यहाँ भी जड़त्व का नियम काम करता है। तो ये सब जड़त्व के। तो गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर ही आधारित है। बाकी जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के कितने प्रकार हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब गति का दूसरा नियम आता है। तो गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। संवेग का नियम, क्योंकि पहले ही बताए थे कि जो दूसरा नियम है वो संवेग पर आधारित है। अब संवेग क्या है ये भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु गति कर रही है यानी वेग में है, उस वेग के साथ उसका द्रव्यमान भी गुणा कर दिया जाए तो उसी कहते हैं संवेग। तो गति के दूसरे नियमानुसार किसी वस्तु में लगा असंतुलित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। ये बताया गया कि जो असंतुलित बल है F है, वो संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा V बाई टी, तो जो डेल्टा V बाई डेल्टा टी है इसके समानुपाती हो, और ये है दूसरा नियम। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया है, बाह्य बल लगाया गया है, तो असंतुलित बल
संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम या गति का दूसरा नियम कहते हैं। तो ये समझे नहीं, पहले में क्या था जड़त्व, तो दूसरे में संवेग है कि जो संवेग है वो बल के अनुक्रमानुपाती, यानी अगर बल बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, यानी इसका परिवर्तन बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब ही होता है अगर एक पक्ष बढ़ रहा दूसरा पक्ष भी बढ़ता है। तो ये संवेग का नियम। अब इनके उदाहरण की बात करें, उसके बाद फिर यहाँ पे हम सूत्र का निगमन भी करेंगे। तो जो संवेग का उदाहरण है, जैसे कि क्रिकेट के टाइम जब गेंद आती है तो खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए पीछे की ओर झुक जाता है, ये संवेग का नियम है। क्योंकि संवेग के आधार पर ऐसा होता है कि जब हाथ पीछे की ओर करता है तो कम चोट लगती है, ये संवेग। और भी जैसे कि बॉक्सिंग के मैच में जब बॉक्सर के मुंह पर पंच पड़ने वाला होता है तो मुंह पीछे की ओर कर लेता है, पीछे करने से क्या होता है कि कम चोट लगती है, तो ये भी संवेग। ये सब संवेग के उदाहरण। अब संवेग के आधार पर सूत्र का निगमन करना, उसको अलग करेंगे, एक बार पहले काम करते हैं, तीसरा नियम बता देते हैं, फिर यहाँ पे सूत्र का निगमन कर देंगे। तो जो तीसरा नियम जिसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं ये कौन सा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब दो वस्तुओं पर समान बल लगा, दोनों पक्ष में समान है, तो जब एक वस्तु पर बल लगता है या एक वस्तु किसी दिशा में बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जब दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु किसी दिशा में बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये पक्ष है, एक पक्ष ये, अब इसने इस पर बल लगाया, जैसे कैसे उदाहरण, ये ए है, ये बी, अब ए ने बी पर बल लगाया, जितना बल उतना ही बल बी ने ए पर लगाया। यानी कि सिंपल सा बात समझने के लिए मान लें कि इसने इसको एक मुक्का खींच के मारा, उसने भी उतनी ही तेज से मुक्का खींच के इसको मारा, तो ये क्या हुआ, उसने क्रिया किया, उसने प्रतिक्रिया की, यानी किसी को थप्पड़ मारा तो बदले में उसने भी थप्पड़ जड़ दिया, तो क्या हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। तो वैसे यानी बल क्या है, एफ से एफ ए टू बी जो बल लगा उसका विपरीत में उल्टा दिखाएंगे, माइनस दिखाएंगे, क्योंकि इधर से प्लस तो इधर से माइनस। अब बी ने जब ए पे बल लगाया तो बल जो है बी से ए की ओर, ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का बल। किसी ने दूसरे पर जब बल लगाया तो दूसरे ने उतने पर ही विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा, लेकिन विपरीत दिशा है इसीलिए इसको माइनस से प्रदर्शित किया। ये बताएंगे कि न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उस वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा से बल लगाती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये नियम समझ गए होंगे। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे कि नाव पे चल रहे हैं, जब नाव पे किनारे जाते हैं, अब नाव से घाट पर जाना है, जब उछलते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर प्रेशर मारती है, यानी कि ऐसा लगता है कि हमारा पाँव पीछे को भाग रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि रेत में चल रहे हैं, अब रेत में जब चलते हैं, जब हम पैर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है पाँव पीछे खींच रहा है, यानी हम तो क्रिया कर रहे हैं, बदले में प्रतिक्रिया हो रही है। जब गोली चलाते हैं तो बंदूक को सीने से सटा के रखते हैं, उसका कारण क्या होता है, जब गोली चलती है तो एक संवेग के साथ गोली निकलती है, जब गोली आगे को जाती है तो क्रिया करती है, तो वो बंदूक का सिरा जो होता है पीछे की ओर प्रतिक्रिया करता है, अगर सीने से सटा के नहीं रखेंगे तो चोट लग जाएगी, यानी जब आगे से क्रिया होती है उसके पीछे से प्रतिक्रिया होती है। तो ये गति के तीन नियम हो गए। पहला नियम जड़त्व का नियम, जो बताता है कि वस्तु की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई बाहर से बल न लगे। संवेग का नियम ये बताता है कि बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी कि अगर बल बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या बताता है कि जब कोई वस्तु किसी की प्रतिक्रिया करती है तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीन नियम हमने इनके उदाहरण समझ लिए।
अब जो दूसरा नियम अभी अधूरा है, क्योंकि संवेग का जो नियम है इसके आधार पे बल के सूत्र का निगमन किया गया। जैसे बल का सूत्र हमने पढ़ा F इक्वल टू एम ए, लेकिन उस सूत्र का जो निगमन है इस दूसरे नियम के आधार पे, तो संवेग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बल के सूत्र का निगमन कर लेते हैं। बल के सूत्र का निगमन, चाहे बल के सूत्र का निगमन कहें और चाहे हम इसको कह सकते हैं कि संवेग के नियम का गणितीय निरूपण। संवेग के नियम का गणितीय निरूपण, यानी गणित के रूप में इसको कैसे दिखाया, निरूपण। तो इस नियम में क्या बताया गया, F प्रोपोर्शनल डेल्टा V बाई डेल्टा T। इसी सूत्र से हम बल का सूत्र यानी F इक्वल टू एम ए इसको सिद्ध करेंगे। अब कैसे होगा, यहाँ पे क्या बात है, संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन हो रहा है, यानी कम से कम दो लोग होंगे तभी परिवर्तन होगा, एक में तो होना नहीं। तो एक को मानेंगे प्रारंभिक संवेग वेग, एक को अंतिम वेग। तो यहाँ मान लेते हैं जो प्रारंभिक वेग है वो u है, अंतिम वेग v। द्रव्यमान को m मान लेते हैं, समय तो t होता ही है। अब इन सबको लेकर हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो संवेग के नियम का गणितीय निरूपण करते हैं। उसके लिए संवेग का सूत्र लेंगे, संवेग होगी v अगर, यहाँ पे p होगा, क्योंकि संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, गलती से v लिख गया था। F प्रोपोर्शनल डेल्टा p बाई डेल्टा t, यानी संवेग परिवर्तन की दर। तो सूत्र सही कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से निरूपित करें। जैसे कि संवेग का सूत्र होता है P इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पे एक प्रारंभिक संवेग लेंगे, एक अंतिम। तो प्रारंभिक वेग हमारा u है, अंतिम वेग v। तो अगर हम P1 करते हैं यानी प्रारंभिक संवेग, तो mv की जगह पे mu होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो वही है, लेकिन यहाँ पे जब प्रारंभिक वेग है तो u रहे। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। फिर अब अंतिम संवेग लेते हैं P2, तो m तो रहेगा ही, अंतिम वेग होता है समीकरण नंबर। तो समीकरण 1 में प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ये दो हमने ले लिए सूत्र के साथ, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है P इक्वल टू एम, ये संवेग का सूत्र, इसके तरफ निकालते हैं। अब हम निकालते हैं संवेग परिवर्तन के। तो डेल्टा P जब करेंगे उसमें क्या होगा, P2 माइनस P1, यानी कि दूसरे से पहला को हटाएं। तो P2 का मान है mv और P1 का मान है mu। अब इन दोनों में m क्या है, कामन, m ले लेंगे कामन, तो बचा क्या, v माइनस u। तो यहाँ पे डेल्टा P का मान आ रहा है m v माइनस u। अब ये जो डेल्टा P का मान आया इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 3। तो हाँ, समीकरण 3 में क्या प्राप्त हुआ कि डेल्टा P बराबर m v माइनस u। अब ये काम करेंगे, जो ये है इसी को हम संवेग के नियम यानी संवेग के नियमानुसार, संवेग के नियमानुसार, या फिर ये कह सकते हैं कि गति के दूसरे नियम के अनुसार। अब इसके अनुसार क्या है, F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब डेल्टा P का मान रख लेते हैं, तो F प्रोपोर्शनल डेल्टा P की जगह पे m v माइनस u और बाई डेल्टा T, ये बन गया। अब आगे जब देखें तो ध्यान को ये देखना है क्या, F प्रोपोर्शनल m आ रहा है, और v माइनस u बाई डेल्टा T क्या होता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर, क्योंकि जो त्वरण का सूत्र होता है A इक्वल टू होता है v माइनस u बाई डेल्टा T। तो इस चूंकि के आधार पे इसलिए तो F प्रोपोर्शनल m तो है ही, v माइनस u बाई डेल्टा T का मतलब होता है A, F प्रोपोर्शनल m A। तो बल किसके समानुपाती आया, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती बल। अब ये काम तो हो गया, लेकिन सूत्र होता है F इक्वल टू एम ए। अब देखिए यहाँ पर समानुपाती, इसको हम समीकरण नंबर 4 बना देते हैं, समीकरण नंबर 4। अब समानुपाती को जब हटाते हैं, इस चिन्ह को हटाते समय कोई न कोई एक स्थिरांक का उपयोग करते हैं, स्थिरांक यानी जो स्थिर हो। तो यहाँ पर F को जब हटा मतलब प्रोपोर्शनल हटाए, सीधा एक आता है K एक स्थिरांक है जो कि मान लिया गया एम ए। ये बना इक्वेशन नंबर 5। अब सूत्र बना F इक्वल टू के एम ए, पर हमें सूत्र सिर्फ चाहिए एम ए। तो यहाँ पे K क्या है, स्थिरांक एक स्थिर अंक होता है। यहाँ पे हम निर्वात की बात कर लेते हैं, निर्वात के लिए मान लेते हैं, निर्वात के लिए K इक्वल टू 1।
तो वन का कोई मतलब नहीं। इस आधार पर मिला F इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 6। यही हमारा फार्मूला जो कि प्रूफ हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ली। अब सूत्र में क्या बताया कि संवेग के नियम से, संवेग का जो सूत्र था, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो हमने प्रारंभिक वेग u लिया, अंतिम v लिया, तो दोनों को अलग अलग बनाया। फिर जब इनका औसत निकाला डेल्टा पी, जिसमें से अंतिम वेग से अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग को घटाया गया, तो मिला कितना, एम वी माइनस यू। अब इस मान को, इन डेल्टा पी के मान को हमने संवेग के नियम के आधार पे इसमें रखा। जब रखा तो डेल्टा पी की जगह बी रखा गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। हमने इतना जो है इसको अलग कर लिया, क्योंकि ये ए का सूत्र द्रव्यमान का, तो त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का सूत्र था, तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, ए रख दिया। तो इस प्रकार से बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के समानुपाती आया। फिर हमने अनुपाती के निशान को हटाने के लिए स्थिरांक के का यूज किया। फिर निर्वात के लिए के का मान लिया 1, इस आधार पे आ गया F इक्वल टू एम। तो ये गति के दूसरे नियम का गणितीय निरूपण। इस प्रकार से गति के जो 3 नियम न्यूटन ने दिए गए हैं, जिनको कहते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम, ये तीनों नियम हो गए। अब इस अध्याय में एक और टॉपिक है जिसका नाम है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, अंकित प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उसको मिटा देते हैं, या इतने में कर देते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब संवेग का संरक्षण कैसे होता है ये भी देख लें, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो संवेग संरक्षण में ये बताया गया है कि अगर बाहर से कोई बल ना लगा तो किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, यानी सुरक्षित रहता है, उसमें कोई खुराफात नहीं होती। कोई गड़बड़ तभी होती है जब बाहर से बल लगाते हैं। तो वही बन गया संवेग संरक्षण का नियम। तो उसमें ये बताएंगे कि संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसमें का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर बाहर से बल नहीं लगेगा तो अंदर का जो संवेग है वो संरक्षित रहे। तो यहाँ पे इसका उदाहरण लेने के लिए 2 पिंड लेते हैं। ये 2 पिंड है, मान लेते हैं एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है। तो इनका जो प्रारंभिक वेग u1 है, इनका u2 है, 2 अलग अलग वस्तु में। यहाँ लिख देते हैं टक्कर से पहले, क्योंकि इनका होना है टक्कर, तो टक्कर से पहले ये है। अब टक्कर के बाद, जब टक्कर होगी तो दोनों टकरा जाएंगे, छू जाएंगे आपस में। तो द्रव्यमान तो वही, तो द्रव्यमान बदलता नहीं। टक्कर के बाद द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, लेकिन जब टकराएंगे तो टकराने से इनका वेग बदल जाएगा, कि जब लड़ेंगे तो वेग अलग अलग हो जाएगा। तो इसका वेग हो गया v1, इसका हो गया v2। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 2 वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है। एक u1 के प्रारंभिक वेग से चल रही है, एक u2 के प्रारंभिक वेग से चल रही है। ये पहले की बात। जब दोनों में टक्कर हुई तो द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन वेग बदल गया, यानी v1 v2 हो गए। अब इस आधार पे हम पहला संवेग निकालते हैं, प्रारंभिक संवेग, यानी टक्कर से पहले का जो संवेग है वो क्या होगा, p1 इक्वल टू m1 u1 प्लस, ये तो पहले के लिए हो गया, फिर m2 u2, ये दूसरे के लिए, समीकरण नंबर 1। ये टक्कर के पहले की बात। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, p2 इक्वल टू, उधर m1 तो है ही, ये v1 प्लस m2 और v2, ये समीकरण नंबर 2। तो टक्कर के पहले का वेग, टक्कर के बाद का वेग। लेकिन कंडीशन क्या है कि बाहर से बल लगा, तो बाहर का बल तो शून्य है। इस आधार पे जो दोनों संवेग होंगे, संवेग हो जाएंगे बराबर, p1 इक्वल टू p2। तो जब संवेग बराबर है, p1 इक्वल टू p2 हो गया, तो इस आधार पर क्या आया, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो इसमें से क्या प्राप्त हो रहा है कि इस आधार पे अब जो प्रारंभिक संवेग है, जो अंतिम संवेग है, वो बराबर बराबर इसलिए क्योंकि दोनों में जो बल है, बल शून्य है, बाहर से बल नहीं लगाया गया, इसलिए टक्कर के पहले का और टक्कर के बाद जो संवेग है वो बराबर आ गया।
इस आधार पे इस तरह का सूत्र सिद्ध हो गया। बाकी इसको आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं बढ़ाना चाहे से अगर चाहे तो कर सकते हैं बढ़ाने में। जैसे कि हम इधर पक्षांतर कर लें, m1 u1 है, इसको उधर ले आए माइनस m1 v1, m1 m1 इधर कर लिया, m2 v2 है, इसको उधर ले जाए तो माइनस m2 u2, तो m1 हो गया कॉमन, तो बचा क्या u1 माइनस v1, इधर m2 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा v2 माइनस u2। तो इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं समीकरण 4, लेकिन जो हमारा मेन है वो समीकरण 3, जिसमें हमने ये बात दिखाया। इसमें यही बताया गया है कि यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, यही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे इस आधार पर भी हमने वही बात दिखाई, बस इसमें क्या है अलग अलग करके दिखा। देखिए दोनों का जो ये पहला वाला गोला है, दूसरा वाला गोला है, दोनों वस्तु में है, ये इसका वेग परिवर्तन, ये इसका वेग परिवर्तन। तो यहाँ पर वही बात P1 यानी कि ये P1 आ रहा है और ये P2 आ रहा है, यानी P1 m1 प्लस v की जगह पे वेग परिवर्तन का दर u1 माइनस v1, यहाँ पे P2 में m2 प्लस v2 की जगह पे v2 माइनस u2 यानी वेग परिवर्तन का दर। तो बातें एक ही, चाहे इसको हम माने चाहे इसको माने। तो इस वीडियो में हमने गति के तीनों नियम और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगले वीडियो होंगे इस अध्याय के, उसमें हम सवाल लगवाएंगे यानी कि आंतरिक प्रश्न होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।